अध्याय 18 ब्रह्मांडीय शून्य की ओर टकटकी ईश्वरीय भय। और जैसा कि अपेक्षित था, दूसरा भाई तुरंत क्रोधित हो गया और उसने कहा, क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि आप जैसा दयनीय बेकार व्यक्ति अमृत का मालिक हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कबीला आप पर कोई संसाधन बर्बाद करेगा। यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। ओलिवर ने और कुछ नहीं कहा। तुम कमीने, मुझे बताओ नायदा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और उसने पिछली बार हमें क्यों रोका था? मुझे ईमानदार जवाब की उम्मीद है। यदि तुम गेम खेलने की हिम्मत करते हो, तो 1 या 2 अंक खोने की उम्मीद करो। उसने डराया। साफ था कि वह जानना चाहते थे कि नोएडा ने पिछली बार क्यों दखल दिया था। भले ही वे खून से जुड़वा भाई बहन थे, लेकिन कबीले में इसका कोई मतलब नहीं था। केवल ताकत ही आदर्श थी। यदि संभव हो तो वह नोएडा पर बढ़त हासिल करना चाहता था, और उसे विश्वास था कि ओलिवर को इसके बारे में कुछ पता हो सकता है। अन्यथा वह हस्तक्षेप क्यों करेगी? ओलिवर के पास अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। क्या आपको लगता है कि आप इतने सक्षम हैं कि मुझसे ये कह सकें? ओलिवर हंसा, उसके शब्दों में व्यंग्य का संकेत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, एक काया बड़ा भाई जो अपनी प्रतिभाशाली छोटी बहन के सामने आने पर अपने पैरों के बीच पूंछ छिपाकर भाग गया। क्या आप में अभी भी हिम्मत है? हाँ हाँ हाँ। स्वाभाविक रूप से ओलिवर का इस महत्वहीन चरित्र के बारे में कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि यह बिल्कुल सच था कि भयानक नायडा का सामना करते समय वह काया होकर भी भाग सकता था, लेकिन उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी। जब दूसरों को भड़काने की बात आती थी तो वह बहुत कुछ जानता था। उपन्यासों के सभी पात्र उसने एक बार पढ़े थे, और वह भी जानता था कि किस चीज ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। वह जानता था कि मिस्टिक पर्च कबीले के बच्चे अपने से कमजोर किसी व्यक्ति द्वारा नीची दृष्टि से देखे जाने से सबसे अधिक घृणा करते थे। तो उसने इस दूसरे भाई को उकसाने के लिए बस यही किया, और परिणाम भी काफी अच्छे थे, क्योंकि उसने अपने माथे पर नसें उभरती देखीं। सिर्फ इसलिए कि मैंने नायदा का सामना नहीं किया, आप जैसा कमजोर व्यक्ति सोचता है कि वह मुझसे बात कर सकता है। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैं काफी उदार था। क्या आपको विश्वास है कि वह यहाँ आपकी मदद के लिए आएगी? दूसरे भाई ने ठंडा उपहास किया। उसे द डार्क सीडलिंग उपनाम दिया गया है। खून और पारिवारिक बंधन का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सच्ची ताकत का क्या मतलब है। वह दहाड़ा और सीधे ओलिवर पर हमला कर दिया। वाक्य खत्म करते ही वह दहाड़ा और ओलिवर पर मुक्का जड़ दिया। मुक्के की गति असाधारण थी, और इससे उत्पन्न प्रभाव एक कठोर धातु शिला को भी तोड़ने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ओलिवर को मुक्का काफी धीमा लग रहा था। पिछली बार उनकी ताकत में जो स्थायी वृद्धि हुई थी, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिससे उनकी इंद्रियां बढ़ गईं, लेकिन वह 4 पौराणिक आंखों में से एक के उन्नत संस्करण के वाहक भी थे। मुक्का इतना धीमा था जैसे कोई सुस्ती किसी शाखा की ओर बढ़ रही हो। प्रत्येक घटना को पीड़ादायक रूप से खींचा हुआ महसूस किया गया और उसकी उन्नत इंद्रियों द्वारा आसानी से अनुमान लगाया गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने जो इरादा किया था उसे हासिल कर लिया था। वह चाहता था कि उसका भाई ये स्वीकार करे कि नायदा वही निर्दयी और निर्दयी लड़की है जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी। वह उनके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ना चाहता था। शर्मनाक उकसावे के माध्यम से उसे क्रोधित करके उसने वैसा ही किया। टकराना, मुट्ठी टकराए, लेकिन नतीजा वह नहीं निकला जिसकी दूसरे भाई को उम्मीद थी। वह शुरू में सोच रहा था कि उसका मुक्का सीधे ओलिवर के कंधों को उखाड़ देगा और उसकी बांह भी तोड़ सकता है। लेकिन हुआ ये कि उसका मुक्का ओलिवर के छोटे सफेद हाथ से पकड़ लिया गया। दूसरे भाई की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा था। इस समय एक असंभव दृश्य घटित हो रहा था। पिछली बार जब उसने ओलिवर को बेरहमी से पिटते हुए देखा था, तो वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि ओलिवर निश्चित रूप से इतना मजबूत नहीं था। जिस तरह से उसके छोटे भाई बहनों के हल्के मुक्कों और लातों ने सीधे तौर पर ओलिवर को घायल कर दिया,
यह अजीब था कि उसका मुक्का, जो उनके मुखों से कम 5 गुना अधिक मजबूत था, बिना किसी समस्या के रोक दिया गया था। उसने पिछली बार ओलिवर की त्वचा और हड्डियों को चोटिल होते देखा था, इसलिए वह निश्चित रूप से इतना मजबूत और सख्त नहीं था। तो एक ही दिन में वह ऐसा कैसे हो गया? दूसरे भाई ने तुरंत अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। क्या उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मुट्ठी लोहे की पकड़ में फंस गई हो? चाहे उसने कितना भी बल लगाया हो, वह ओलिवर के हाथ से अपनी मुट्ठी वापस नहीं खींच सका। अपने सामने अटल जेड सफेद हाथ को देखकर उसका दिल अचानक धड़कने लगा। उसके सीने में एक तीव्र बेचैनी फैलने लगी थी क्योंकि उसे यह एहसास होने लगा था कि चीजें अब सरल नहीं रही हैं। प्रिय दूसरा भाई, ओलिवर की धीमी आवाज सुनाई दी, जिसने एक पल के लिए उसका ध्यान आकर्षित किया जब उसने अपने चेहरे की ओर देखा जहां उनकी आंखें मिली थीं। उस पल उसने ओलिवर की आंखों में जो देखा वह कुछ भयानक था। यह एक खाई थी, अंधकार और मृत्यु की घूमती हुई खाई, प्रकाश या आशा से रहित एक अंतहीन शून्य, भय और निराशा की स्पष्ट आभा बिखेरता हुआ। उन आंखों में उसने अपने गहरे भाई को 1000 गुना बड़ा हुआ देखा। उसका मन विनाश की अत्यधिक भावना से भस्म हो गया। ऐसा लगता था जैसे वह खुद ही रसातल में देख रहा था और वह पीछे की ओर देख रहा था, अपने काले ब्रह्मांडीय मुख को खोलते हुए, उसे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ओलिवर ने अपनी विशेष आंखों की तीसरी क्षमता, एन्श्राउडिंग ऑफ डेथ का इस्तेमाल किया था। उगक ब्लेग दूसरे भाई को अनियंत्रित रूप से उल्टी आ रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी वह ओलिवर से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ था। वह अनियंत्रित रूप से उल्टी करता रहा। उसे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इस समय अपनी हिम्मत बाहर निकाल दे। उसका दिल हिल गया और उसे लगा कि यह किसी भी क्षण रुकने वाला है। मौत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाशक्ति खो दी। वह मरने वाला था। ओलिवर उस पल रुक गया और उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल दूसरे पक्ष के पेट पर मुक्का मारने के लिए किया, और अगले उदाहरण में दूसरा भाई लगभग तुरंत बेहोश हो गया। वह जानता था कि अगर उसने उसे मुक्का नहीं मारा तो दूसरा पक्ष उसकी आंखों में देखना बंद नहीं कर पाएगा, खासकर अगर दूसरे व्यक्ति का मानसिक प्रतिरोध बहुत मजबूत न हो। इसलिए उन्होंने एक शारीरिक प्रोत्साहन दिया। उसकी अशांत ताकत को देखते हुए उसने सीधे अपने तथाकथित दूसरे भाई को मार गिराया। ये काफी होना चाहिए। कहानी खत्म। अलविदा।